मैं रोहन हिमांशु झा आप सभी का अनअकैडमी के ऊपर स्वागत करता हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के अंदर मेनली एक्सपर्टीज 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। यूपीएससी के मेंटर और कोच के रूप में वेल एस्टेब्लिश्ड हूं। आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। हम सिलेबस स्टार्ट करने से अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। इंडिया में कहीं पे भी किसी समय आप किसी भी परिस्थिति में बैठे हो तो आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। आपको सूट बूट में जूते पहन करके क्लास में आने की जरूरत नहीं है। आप बाथरूम के कबर्ड पे बैठ करके भी क्लास ले सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड स्टाइल में डिलीवर करते हैं। कोर्स लेक्चर को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है एजुकेटर के द्वारा। इवन आपके लर्निंग प्रोसेस को ट्रैक किया जाएगा इंगेजिंग लाइव क्लासेस के थ्रू। आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। फिर आखिरी में जब आपका सिलेबस होता है तो आपसे एक टेस्ट सीरीज ली जाती है और उस टेस्ट सीरीज में पूरी की पूरी ट्रैकिंग की जाती है कि कितनी एनालिसिस आपकी या कितनी इंप्रूवमेंट अभी बाकी है, और फिर उसको लेकर के प्रॉपर गाइडेंस भी आपको दिया जाता है। तो जब एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो कहीं क्यों और जाना, सिर्फ अनअकैडमी को अपनाना। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं 10% ऑफ का तो मेरा रेफरल कोड रोहन10 आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री के बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट आता है एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आता है मिडाइवल हिस्ट्री और उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो पहलू होता है हिस्ट्री का वो मॉडर्न हिस्ट्री ही होता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शंस और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी भी कह सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं सिलेबस की। तो हमारा सिलेबस क्या क्या होगा। सिलेबस में सबसे पहले प्री की बात कर लेते हैं। प्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जो इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो सारा का सारा आएगा। इसके बाद मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में जो हमारे टॉपिक होंगे वो यहाँ से यहाँ पूरा कवर करेंगे, जिसमें हेरिटेज को लेकर के और कल्चर को लेकर के भी कवर किया जाएगा। इवन हमारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसको भी लिया जाएगा। लिटरेचर्स, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट कैसे हुआ, कैसे बना, किसने बनाया, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न टाइम्स के आर्किटेक्ट को इसमें कवर किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मिडल से 18 सेंचुरीज के सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज इश्यूज की। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, एक्स वाई जेड ऐसी चीजों को हम इसमें कवर करते हैं। फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल के जो स्टेजेस रहे वो कैसे रहे, किनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा, इन सारे फेसेस को हम लोग यहाँ पर मीन्स में कवर करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भी हम लोग कवर करते हैं। तो ये इसका सिलेबस हो गया। इवन जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये 6 टॉपिक बेसिकली कवर किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं और मैं अपना लेक्चर अनअकैडमी पर डिलीवर कर पा रहा हूं तो विदाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये पॉसिबल नहीं होता। आज अगर वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके से अगर अपलिफ्ट कर रही है, डेवलप कर रही है और वो अपनी एक माइलस्टोन क्रिएट कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही। इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया को बदलने के लिए, डायमेंशन बदलने के लिए जिस चीज ने रोल प्ले किया वो वर्ल्ड वॉर्स हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी बने जिनका आज बहुत क्रूशियल रोल है, जिसमें सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंडर में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं जो थ्रू आउट वर्ल्ड हर छोटी छोटी चीज पे वॉच रखते हैं, ध्यान देते हैं ताकि किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो सके और वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस राइज ना हो सके। नेशनल बाउंड्रीज की अगर हम बात करते हैं, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर के पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। बेसिकली हम लोग अभी जो न्यूज में देखते हैं, पेंगोंग शो जो लेक है, इस पेंगोंग शो लेक के पास बहुत कुछ माउंटेन्स हैं। उन माउंटेन्स की जो स्ट्रक्चर है उंगलियों के की तरह है, इसलिए इनको हम फिंगर्स लेयर कहते हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। 17th पैरेलल, 18th 29th पैरेलल, 39th पैरेलल, 49th पैरेलल, 37th पैरेलल, 24th पैरेलल, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन। तो इस तरह की कुछ लाइंस है जो नेशनल बाउंड्रीज हैं और उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स। कोलोनाइजेशन कैसे हुआ, फिर डिकोलोनाइजेशन का फेस कैसे हुआ। डे बाय डे में हम लोग कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और बहुत सारे से लिज्म जैसे कंसेप्ट हम पढ़ते हैं और उनकी हमारी सोसाइटी को लेकर के कैसा इफेक्ट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है जो हमारा आता है। इसके बात करते हैं ब्रिटिश कांग्रेस इन इंडिया की, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंडिया के अंदर 4 ऐसे देश आए थे, कंट्री जो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई, उसकी इंडिया की ग्रेविटी उनको लेकर के आई। इनमें
सबसे पहले पुर्तगाल, फिर फ्रांस, फिर डच और फिर ब्रिटिश आते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2007 में एक क्वेश्चन आया था कि हमें ये बताना है इंडिपेंडेंस से पहले का फेस यानी प्री इंडिपेंडेंस एरा में कौन ट्रेडर्स के रूप में इंडिया में सबसे लास्ट में आए थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है डच, उसमें ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है ब्रिटिश, उसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है फ्रेंच और 4 आ जाता है पुर्तगीज। तो हमें ये बताना है कि इनमें से ट्रेडर के रूप में सबसे लास्ट में कौन आया था। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम इनके ऑर्डर देख लेते हैं। डच सबसे पहले आए थे 1602 में और पहली फैक्ट्री इन्होंने 1605 में बनाई थी मसूलीपट्टनम में। ये इनका आने का टाइम है और इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री बनाई थी, ये कब का टाइम है। तो जब बात करते हैं ट्रेडर के रूप में सबसे आखिरी में कौन आया था, तो यहाँ पर साफ है 1664 में फ्रेंच लोग आए थे, तो उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे और इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंच। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये इन्होंने इंडिया के बारे में जाना कैसे, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में इनको पता कैसे चला। अगर हम एंशिएंट एरा से बात करते हैं तो एंशिएंट एरा में टोलेमी जैसे लोग आए, सुकरात जैसे लोग आए, उन्होंने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। और एक कंपाइल्ड जो रही बुक सबसे पहले एक अच्छे तरीके से जो कंपाइल्ड हुई वो थे अरब ने कुछ बहुत सारी बुक्स लिखी, इवन ज्योग्राफी के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी लिखी। और मिडावल पीरियड में इनका जो पेस है वो ज़्यादा बढ़ा, मिडावल पीरियड के अंदर मैप मैपिंग ज़्यादा होने लग गई। और 12th सेंचुरी तक आते आते अल इदरीसी जो बेसिकली एक अरब है, उसने टॉलेमी के वर्क को कंपाइल किया और दोनों के वर्क को कंपाइल करके एक मैप बनाया और उस मैप में इंडिया को लैंडलॉक्ड कंट्री बताया गया कि इंडिया बेसिकली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि अरब लोग जो हैं इंडिया में बहुत पहले से आ चुके हैं और अरब लोग नहीं चाहते कि अगर हम लोग एक सी रूट बना दे तो उस सी रूट से होते हुए ये ब्रिटिशर्स आए या फिर यूरोपियंस आए, इसलिए इसको लैंडलॉक बता दिया गया कि ये लैंडलॉक कंट्री है, जिसका मतलब है कि आप थ्रू लैंड ही आ सकते हैं, जो कि बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन 14th सेंचुरी तक आते आते पर्शियंस लोगों ने एक मैप ड्रॉ कर दिया, पर्शियन यानी ईरानी लोगों ने, और जिन्होंने बताया कि इंडिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री ना होकर के इंडिया बेसिकली एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब वो होता है कि जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। एक साइड से अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है और फिर इसके तीसरे साइड से बे ऑफ बंगाल है। तो 3 साइड से इंडिया पानी से घिरा हुआ है और एक साइड जो है इंडिया का ये लैंड से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं पेनिनसुला। और जब पर्शियन लोगों ने मैप ड्रॉ करके इसे पेनिनसुला बताया, तब जाकर के इंडिया के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज यूरोपियंस के पास पहुंची और फिर अट्रैक्ट होंगे इंडिया की तरफ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है जॉन मेंडेविल। ये जॉन मेंडेविल जो है, इन्होंने एक किताब लिखी थी द ट्रेवल्स करके। दरअसल होता यह है कि 1322 के आसपास ये इंग्लैंड के सेंट एल्बान से निकलते हैं और 34 साल ये कहाँ रहते हैं इनका कोई पता नहीं होता। 34 साल के बाद ये इंग्लैंड वापस आते हैं और इंग्लैंड वापस आकर के बताते हैं कि मैं इंडिया जा चुका हूँ। इंडिया में बहुत अजीबोगरीब तरह के लोग रहते हैं। इंडिया में जो लोग होते हैं उनके चेहरे पे बेसिकली एक आंख होती है, बड़े बड़े दैत्य जैसे लोग होते हैं, बड़े बड़े जानवर जिनकी एक आंख होती है, जिनका जो सिर होता है, धड़ जो होता है वो शेर जैसे आकृति का होता है। तो इस तरह की कुछ इसने मनगढ़ंत कहानियां लिखी और साफ है ये एक फ्रॉडस्टर साबित हुआ समय के साथ। लेकिन इसने जो एक हाइपोथेसिस दी, इसने जो फिक्शन दिया, जो एक कल्पना की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसने सबसे पहले इस फिक्शन में ही बताया कि वर्ल्ड जो है वो बेसिकली राउंड है, मैं एक जगह से निकला दूसरी जगह वापस आ गया। तो ये फिक्शन जरूर था, लेकिन ये बाद में थ्योरी जो थी वो सच साबित हुई। और इससे एक चीज और पता चल गई यूरोपियंस को कि इंडिया में जो है वेस्ट से भी पहुंचा जा सकता है। जैसे ये यूरोप से है और ये यूरोप है और ये इंडिया है, और इंडिया आने के लिए उनको पता है कि उनको ईस्ट से आना पड़ेगा। लेकिन मेंडेविल के इस ट्रेवल के बाद ये बात पता चल गई कि अगर ये पृथ्वी राउंड है तो हम वेस्ट से सैल करके भी चलें तो इंडिया पहुंच सकते हैं, और ये ईस्ट है जो इंडिया के आने का रास्ता है। तो बेसिकली वो ये क्विट करेंगे और इधर आने की बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि वेस्ट से वो आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्यों क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट का रास्ता चुना था। जब द ट्रेवल्स को क्रिस्टोफर कोलंबस ने पढ़ा तो फिर उन्होंने प्लान किया कि मैं अब वेस्ट से इंडिया की खोज करूंगा, इंडिया के लिए रास्ता खोजूंगा। लेकिन वो एक अलग बात है कि मार्को पोलो की जो एक ट्रैवलिंग की बुक है वो मेंडेविल से पहले ही आ चुकी है और उन्होंने पूरे के पूरे दस्तावेज तैयार कर दिए हैं कि कैसे इंडिया के लोग हैं, इंडिया के आसपास के लोग हैं। क्योंकि मार्को पोलो ने जब ट्रैवलिंग की थी तो मार्को पोलो ही वो हैं जिन्होंने सबसे पहले सिल्क रूट के बारे में बताया था और सिल्क रूट की ट्रैवलिंग की थी, और वो इंडिया में आए थे और बाद में चाइना के कुबलई खान के पास या उसके दरबार में वो पहुंचे थे।
तो पोलो के फैक्ट्स और मैंडेविल के फिक्शन दोनों ने ही यूरोपियंस की इमेजिनेशन को एक तरीके से बूस्ट किया। पोलो के फैक्ट्स को और मैंडेविल के फिक्शंस को, दोनों को जब वो कंबाइन करते हैं तो उनको इंडिया आने के लिए एक रास्ता पता चलता है। और उसके बाद 15वीं सेंचुरी में जो यूरोप के अंदर रिनेसांस का दौर शुरू हुआ है, जहां पर वहां के स्कॉलर्स जो हैं अच्छी अच्छी और नई चीजें जानने के लिए उत्सुक हैं, और तभी जाकर के वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज भी स्टार्ट होता है। तो पुर्तगाल के अंदर एक राजा होता है जिसको हम प्रिंस हेनरी कहते हैं, जिसको हम द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जिसने मैप मेकिंग और एक्सप्लोरेशन को लेकर के बहुत सारी एक्टिविटी की थी। और उसी के एक्सप्लोरेशन का ही रिजल्ट है कि पुर्तगाल के बार्थोमेलो डियाज ने 1487 में पूरा का पूरा एक्सपेडिशन किया, और वो यूरोप से, यानी यहाँ पर जो आइबेरियन पेनिनसुला है, इस आइबेरियन पेनिनसुला से वो निकले और अफ्रीका का पूरा ट्रैवल करके वो यहाँ पर सबसे आखिरी में कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं। ये इसको हम लोग कैप ऑफ गुड स्टॉर्म कहते हैं, और बाद में इसी को कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ठीक है। और फिर वो यहां तक आते आते कई सारे एस्टेब्लिश सेंटर बना चुका होता है जो नेवी से रिलेटेड होता है, जो पोर्ट्स के पास बनाया गया होता है। ये बेसिकली अफ्रीका है, और अफ्रीका में वेस्ट के पोर्शन में काफी ज्यादा फ्यूलिंग पॉइंट्स और पोर्ट्स को एस्टेब्लिश करके ये वापस अपने देश निकल जाता है। तो उसके बाद वेस्ट के फॉर्मूला को अपना करके कोलंबस निकलता है इंडिया की खोज के लिए, जो कि द ट्रेवल्स की बुक पढ़ करके निकला, जिसमें बहुत सारे रॉन्ग फैक्ट्स हैं, पैची इंफॉर्मेशंस हैं। और इस रॉन्ग फैक्ट्स के साथ ही वो जब वेस्ट को ट्रैवल करता है तो दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी कर देता है, और वो बड़ी डिस्कवरी निकल करके आती है अमेरिका के रूप में। और उस अमेरिका में जब हम जाते हैं तो मेन जो नाम आता है वो आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही बताया था। और जब यह डिस्कवरी होती है तो जाहिर है पुर्तगाल के जो लोग हैं वो बहुत खुश नहीं होंगे, क्योंकि स्पेन का और पुर्तगाल के बीच में 36 का आंकड़ा है। और जब स्पेन के द्वारा बनाया गया ये पूरा का पूरा एक्सपेडिशन जिसमें कोलंबस ने हिस्सा लिया, इसने जब यूएस से या अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज की तो पुर्तगीज हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये इंडिया को भी खोज लेंगे। इसलिए पुर्तगीज लोग लॉबिड करते हैं कि इसको पोप को लेकर के। पोप कौन होता है? दरअसल इन सब क्रिश्चियंस का एक तरीके से माई बाप कह सकते हैं, जो वो बोलेगा वो सबको मानना पड़ेगा। ये ठीक वैसे होता है जैसे इस्लाम के अंदर एक खलीफा होता है और वो जो बोलता है वो इस्लाम में माना जाता है। तो उन्होंने पोप से लॉबी किया, उन्होंने ये बोला, एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी की, और उन्होंने पोप को बोल करके स्पेन के बीच में और पुर्तगाल के बीच में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करने की बात की। और ये डिवाइड करने के लिए जो ट्रीटी आई वो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास कहलाई। और इन्होंने एक मैप बनाया, और इस मैप के अंदर एक पूरा का पूरा एक 370 डिग्री का हिस्सा लिया गया। और इस 370 डिग्री के वेस्ट का जो हिस्सा होगा, ये वेस्ट के हिस्से में तो स्पेन अपना एक्सप्लोर करेगा, और ईस्ट के हिस्से में जो एक्सप्लोरेशन होगी वो पुर्तगीज के थ्रू होगी। और इसी संधि को बोला गया था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास। तो पूरा का पूरा पुर्तगीज ने यहाँ पर लॉबी किया। जब कोलंबस ने यूएस से खोजा तो वो बहुत घबराए हुए थे। जब 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास हो गई, और उसके बाद 1494 में ही जब कोलंबस वापस निकला इंडिया की खोज करने के लिए वेस्टर्न पोर्शंस की तरफ, तो यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड को उसने खोजा, न कि इंडिया को। तो इससे पुर्तगीज को रिलीव्ड महसूस हुआ, क्योंकि इंडिया वेस्ट में कहीं मिला नहीं उनको, और अब उनको ये लग रहा था कि इंडिया हो ना हो वो इस लाइन के ईस्ट में ही होना चाहिए। और इससे अट्रैक्ट होकर के, और इसी से अट्रैक्ट होकर के फिर उन्होंने एक एक्सपेडिशन किया 8 जुलाई 1497 को, और ये पुर्तगाल के अंडर में तैयार हुआ। वास्को डी गामा को इस पूरे एक्सपेडिशन के लिए राजी किया गया। और यहाँ पर वास्को डी गामा ने 3 जहाज लिए, जिसमें पहला जो मेन जहाज था वो सेंट गैब्रियल था, उससे छोटा जहाज था सेंट राफेल, और एक पारंपरिक जहाज लिया गया जिसको हम बोलते हैं बैरियो। तो ये 3 जहाजों का काफिला इंडिया की तरफ बढ़ेगा, इंडिया के लिए जो सी रूट है वो खोजेगा, और इस तरीके से वो अफ्रीका का चक्कर काट करके इंडिया की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द अफ्रीका। अब यहां से इबेरियन पेनिनसुला से वास्को डी गामा निकलेगा। वास्को डी गामा बार्थोमेलो डियाज जो 1487 में ही आ चुका था कैप ऑफ गुड होप में, उसी के रास्ते को फॉलो करते हुए ये अफ्रीका पहुंचेगा। अफ्रीका पहुंचने के कैप ऑफ गुड होप पहुंचेगा, और यहाँ पर वो नटाल होएगा, अफ्रीका के नटाल में पहुंचेगा। नटाल से होता हुआ वो पहुंचेगा मोजाम्बिक कोस्ट पे,
और मोजाम्बिक कोस्ट पे जब यह पहुंचेगा तो यहाँ पे अरेबिक स्पीकिंग पीपल होंगे। दरअसल वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे किसी भी बाहरी बंदे को और खासकर किसी यूरोपियंस को, क्योंकि यूरोपियंस और इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। सबसे पहले तो उनको ये लगा कि ये बेसिकली टर्क्स होंगे, तुर्की वाले लोग होंगे, लेकिन जब उनको पता चल गया कि यूरोपियंस हैं तो अरब के बीच में और यूरोपियन के बीच में एक फाइट होती है और फिर वास्को डी गामा यहाँ से भाग करके आगे बढ़ता है अपने काफिले को लेकर के, और वो काफिला होता है मुंबासा। मुंबासा से आगे होते हुए ये पहुंचते हैं मालिंदी। मालिंदी का राजा इनको संरक्षण देगा, इनको पेट्रोनेज देगा, क्योंकि उनको मुंबासा से और मोजाम्बिक से लड़ाई करनी है, इसलिए इनको पैटर्न देगा। और उसके बाद मालिंदी से होता हुआ जब ये मालिंदी पहुंचेगा तो मालिंदी में यहाँ पर एक गुजराती मिलेगा जिसको हम लोग इबन माजिद भी बोल देते हैं, और इस माजिद की हेल्प से ये गुजराती एक ट्रेडर्स है और इसकी हेल्प से ही कहा जाता है कि ये इंडिया की तरफ आया, और फाइनली ये कैलिकट में जो पुर्तगालीज है वो पहुंच गए। इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक हो जाता है खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अगले टॉपिक। टिल देन बाय।